जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा है अभी बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग के अंदर हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे। बेसिकली कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं। सेंट्रल बैंक एक ही होता है जैसे हमारे देश के अंदर, उसके क्या क्या काम होते हैं, किस तरीके से वो रेट तय करता है, और जितने भी हमारे रेट्स होते हैं CRR, SLR वगैरह, उन सबके बारे में हमने क्या करा था, प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करा था। और इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारा बैंकिंग सिस्टम क्या करता है। आज जो आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा बेटा, ये सीधा क्या हो जाएगा, आप सेंट्रल बैंक से आप किस पे आ गए, कमर्शियल बैंक। यानी बेसिकली जो आपकी बैंकिंग यूनिट है बेटा, दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है। एक थी आपकी सेंट्रल बैंक जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली, जिसका नाम था RBI, वो एक ही होता है। अब आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बच्चे, वो कौन सा हो रहा है आपका यहाँ पे, कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का मतलब देखो सिंपल सा लिखा हुआ है यहाँ पे, कहता है इंस्टीट्यूशन विच रिसीव फंड फ्रॉम द पब्लिक, जिसको बोला जाता है बेटा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। क्या बोलते हैं बच्चे हम उसको, एक्सेप्टिंग। यानी जो कमर्शियल बैंक है बेटा, उसका सबसे पहला काम क्या होता है कि जो हमारा पैसा होता है हम उसके पास जाके जमा करवा सकते हैं। दूसरा आता है गिव लोन्स एंड एडवांसेस टू दोज हु नीड देम लेंडिंग। और दूसरा उसका काम क्या होता है बेटा, जो हम पैसा उसके बाद जमा कराते हैं, जिनको वो जरूरत होती है, लोन के रूप में क्या करता है वो एक तरीके से उनको देता है, उसे क्या बोला जाता है, उसका लैंडिंग फंक्शन बोला जाता है। ये हमने जैसे डिस्कस भी किया था बेटा, कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो दो काम करता है, दो काम में से पहला काम क्या हो गया बच्चे आपका, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, और दूसरा काम क्या हो गया, लैंडिंग या ग्रांटिंग लोन, वो सब क्या कहलाते हैं बच्चे, हमारे बैंक्स कहलाते हैं या कमर्शियल बैंक्स। अब देखिए आगे, देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए आपकी स्क्रीन पे, ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं बच्चे, हमारे कमर्शियल बैंक्स के हैं। ठीक है, इसके बाद अब सबसे पहले हमें समझना है यहाँ पे बेटा एक एक करके डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस आता है इसके नेचर के अंदर, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस। सेंट्रल बैंक अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, कहता है ये एक मुख्य इंस्टीट्यूशन होता है जो हमारी बैंकिंग सर्विसेज को संभाल के चलता है। दूसरी तरफ अगर हम कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं बेटा, डील्स इन मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन। अभी हमने पढ़ा भी था कि कमर्शियल बैंक का जो मेन काम है वो क्या है बेटा, आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, और जब आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो तो आपको क्या प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना। उसके बाद जनरली ओन बाय गवर्नमेंट, यानी कि जो इसकी मैनेजमेंट है सेंट्रल बैंक की बच्चे, वो कौन देखता है यहाँ पे, नॉर्मली गवर्नमेंट देखती है। लेकिन जब कमर्शियल बैंक की बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर बेटा दोनों तरीके के बैंक पाए जाते हैं, कमर्शियल भी और प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट बैंक हो गया आपका बेटा HDFC, और अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हो गया बेटा SBI। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसके अंदर आ सकते हैं, PNB हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आता है करेंसी इशू, यानी करेंसी इन दोनों में से कौन इशू कर सकता है, तो मोनोपोली राइट टू इशू करेंसी नोट्स, यानी जितने भी नोट्स है उसकी जो एक अधिकार है वो किसके पास है, सिर्फ यहाँ पे बेटा सेंट्रल बैंक के पास होता है। डू नॉट हैव सच राइट, कमर्शियल बैंक में किसी भी तरीके की कोई भी करेंसी छापने का कोई अधिकार इसके पास नहीं होता। पब्लिक डीलिंग, सेंट्रल बैंक पब्लिक से डील नहीं करता, यानी हम अगर सेंट्रल बैंक के पास जाके पैसा जमा कराने जाएंगे तो वो हमसे डील नहीं करेगा। जनरली डील्स विद द पब्लिक, लेकिन कमर्शियल बैंक का काम ही क्या है बच्चे, हम सबसे डील करना है, यानी पब्लिक से डील करना। उसके बाद आता है बेटा फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज आप समझ भी चुके हो कि फॉरेन एक्सचेंज किसे कहा जाता है बेटा, विदेशी मुद्रा। तो कहता है कस्टडियन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज, यानी जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज होगी हमारे देश के अंदर, उसकी जो कस्टडी होती है बेटा, देख रेख होती है, वो किसके पास होती है बच्चे, यहाँ पे RBI के पास। डील्स विद द फॉरेन एक्सचेंज, ये कस्टडी नहीं रखता अपने पास, ये क्या करता है बेटा, फॉरेन एक्सचेंज को खरीदता बेचता है, उसकी सप्लाई को रोटेट करता है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चे यहाँ पे कि जो सेंट्रल बैंक है उसका काम क्या है बेटा, सोशल वेलफेयर। वो किसके लिए काम कर रहा है बेटा, हमारे वेलफेयर के लिए काम करता है। लेकिन जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो दोनों ही किसके लिए काम करते हैं बच्चे, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर 6 मार्क्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। इस प्रोसेस को हम समझेंगे कि बच्चे क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस होती क्या है, किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक्स, कहते हैं प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग इनिशियल डिपॉजिट ऑफ द बैंक इनटू ए ह्यूज अमाउंट। बेसिकली देखो क्रेडिट क्रिएशन है क्या, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है कि बैंक क्या करता है बच्चे, हमारा पैसा हम उसके पास सेविंग्स में रखते हैं, वही पैसा वो उठा के क्या करता है बेटा, लोन के रूप में किसको दे देता है, लोगों को मार्केट के अंदर दे देता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया, बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, एक तरीके से क्रेडिट। तो पहली लाइन में उसने लिखा है कि जो हमारे इनिशियल डिपॉजिट होते हैं उसका कई गुना करके क्या करता है, वो मार्केट में दे देता है। दूसरा पॉइंट है कि बैंक क्रिएट क्रेडिट बाय एडवांसिंग लोन टू इट्स कस्टमर आउट ऑफ व्हाट दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक, यानी कि जो हमसे पैसा उसने रिसीव किया होता है उसी में से पैसा उठा के किसको दे देता है बेटा, वो पब्लिक को दे देता है, किसके बदले में, लोन के रूप में दे देता है। ठीक है,
क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स अपॉन, क्रेडिट क्रिएशन को करने के लिए मुख्य चीजें क्या क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है। सबसे पहला बेटा हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट कितना है, यानी जो भी बैंक क्रेडिट क्रिएट करना चाह रहा है, चाहे एसबीआई है, एचडीएफसी है, उसके पास इनिशियल डिपॉजिट का मतलब होता है स्टार्टिंग डिपॉजिट कितना है उसके पास अपने, ठीक है। द लीगल रिजर्व रेशियो, द मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिटिंग लीगल रिक्वायर्ड टू केप्ट एसएलएसआर या एलआरआर सॉरी लिक्विड एसेट्स बाय द बैंक, यानी दूसरी चीज जो देखी जाती है वो क्या देखी जाती है कि बैंक के पास एलआरआर कितना है, लीगल रिजर्व रेशियो कितनी है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, assume that all the money that goes out of the bank is redeposited into the bank। हम ये मान के चलते हैं, ये assumption है इसकी, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी। पूरा का पूरा क्रेडिट क्रिएशन बेटा इस बात पे डिपेंड करता है कि जो भी हम सामने वाले को लोन दे रहे हैं, सपोज मैं ए पर्सन हूं, मैंने किसी बी को लोन दिया, तो मैं जब बी को लोन दूंगा तो मैं ये मान के चलूंगा वो लोन भी उसके बैंक अकाउंट में ही जा रहा है, यानी मेरा पैसा एक बैंक में से निकल के दूसरे भी किस में जा रहा है बेटा, आगे बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। ये एजम्पशन मान के चलनी है अगर हमें क्रेडिट क्रिएशन समझना है तो, ठीक है। देखिए अब आगे फॉर्मूला होता है बच्चे यहाँ पे, क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। इसका बेसिक सा फॉर्मूला है क्या, इनिशियल डिपॉजिट इनटू में वेल अपॉन में एलआरआर, यानी ये जो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1 अपॉन में एलआरआर। अगर हम क्रेडिट क्रिएशन के फॉर्मूले की बात करें तो 1 अपॉन एलआरआर, यानी कि मनी क्रिएशन क्या है बच्चे हमारा यहाँ पे 1 अपॉन में एलआरआर, ठीक है, इनटू में इनिशियल डिपॉजिट, इनटू में इनिशियल डिपॉजिट। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, कहते हैं सपोज इनिशियल डिपॉजिट इन द बैंक आर 10,000, इनिशियल डिपॉजिट कितना है बच्चे बैंक के पास 10,000, एलआरआर कितना है उसके पास 20% है। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर कैसे निकाला, 1 अपॉन में एलआरआर, तो 1 अपॉन में 20%। अब जो 20% है, इस परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए ऊपर कितना चला जाएगा 100, 100 अपॉन में 20 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 5, ठीक है, ये 5 आ गया, यानी एलआरआर मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया 5 टाइम्स। तो क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू में इनिशियल डिपॉजिट, यानी कि बच्चे 5 इंटू में 10,000 50,000, यानी इससे हमें यह चीज पता चलती है कि किसी बैंक के पास अगर 10,000 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट है और उसका एलआरआर 20% है, तो वो अपने मनी का 5 गुना क्या कर पाएगा, क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा, ठीक है। क्या कर पाएगा बच्चे, अपनी मनी का वो 5 गुना 5 टाइम्स क्या कर देगा, मार्केट के अंदर क्रेडिट क्रिएट कर देगा, ठीक है। अगला टॉपिक कहता है हाउ बैंक क्रिएट क्रेडिट। अब हमने ये समझ लिया कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होती है, अगला स्टेप बच्चे हमें ये समझना है कि किस तरीके से जो बैंक है वो क्रेडिट क्रिएट करता है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। कहता है कमर्शियल बैंक हैज टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, ये हमने पहले भी पढ़ा था लास्ट क्लास में सीआरआर, कि कुछ भी जो उसके पास टोटल डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक के, उसका कुछ परसेंटेज उसे कहां पे रखना होता है बेटा, आरबीआई के पास रखना होता है। सपोज यहां पे लेके चलते हैं हम कि 100% टोटल डिपॉजिट है, कितना है बेटा 100%। Assume that legal reserve ratio is 20%, और हम ये मान के चलते हैं कि लीगल रिजर्व रेशियो कितनी है उसकी 20% है। हमने लास्ट क्लास में एक चीज और डिस्कस करी थी, क्या कि जो एलआरआर होता है इज अ सम ऑफ सीआरआर प्लस एसएलआर, ठीक है। अब देखो यानी बेटा ये जो टोटल 100% था आपका, उसका 100% को उसने डिवाइड कैसे करा कि 80% तो डिपॉजिट में रह गया, 20% कहां निकल गया, उसका एलआरआर में निकल गया। भाई 100 में से 80% उसके पास रह जाएगा, 20% कहां चला गया, उसका एलआरआर निकल गया। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं सपोज, अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा यहां से आप सब, सपोज एसबीआई ₹8,000 एज अ डिपॉजिट कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। एसबीआई के पास 8,000 रुपए का डिपॉजिट आया, इसे आप प्राइमरी डिपॉजिट या इसे आप इनिशियल डिपॉजिट भी कह सकते हो, ठीक है। एसबीआई कीप एडवांस द बैलेंस अमाउंट ऑफ, एसबीआई अपने पास क्या रखेगा, कुछ बैलेंस रखेगा, बाकी क्या कर देगा वो एज अ रिजर्व एज लोन टू द बिजनेसमैन मिस्टर एक्स, और बाकी का पैसा वो किसको दे देगा बेटा, अपने मिस्टर एक्स को दे देगा। कैसे देगा, देखो 8,000 रुपए मिस्टर एक्स डिपॉजिट दिस अमाउंट, देखो यहां पे समझो, भाई 8,000 रुपए इसके पास आया, एसबीआई कीप एडवांस द बैलेंस अमाउंट ऑफ, ठीक है, कुछ बैलेंस अमाउंट अपने पास रखेगा। अगर मैं बात करता हूं इस 8,000 का 20%, वो कितना हो गया बच्चे यहां पे 1600, तो वो तो रख लिया, और बाकी का जो बचेगा, अब अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा बेटा 6400, कितना बच जाएगा बेटा यहां पे 60
वो आगे क्या करेगा बेटा, इसको लोन के रूप में दे देगा। समझ आई कि जो उसके पास इनिशियल डिपॉजिट आएगा उसका कुछ परसेंटेज वो क्या करेगा बेटा, एलआरआर के रूप में अपने पास रखेगा और बाकी का किसको दे देगा बेटा, वो आगे लोन के रूप में दे देगा। अब जब वो लोन में देगा, सपोज वो मानता है कि हमने ये जो मिस्टर एक्स था इसको 8,000 का लोन दिया, और मैंने आपको एजम्पशन क्या बताई थी कि एजम्पशन ये है कि हम ये मान के चलेंगे कि हम जिसको भी लोन देंगे वो अपना पैसा कहां पे डालेगा, बैंक में ही डालेगा। कहां पे डालेगा बच्चे वो? अब इसने भी ये 8,000 रुपए उठाए और इसका अकाउंट मान लो किसमें था, पीएनबी में, तो उसको पीएनबी में चला गया। तो अब पीएनबी रिसीव्ड 8,000 एज अ प्राइमरी डिपॉजिट, तो पीएनबी के लिए क्या बन जाएगी बेटा, वो 8,000 की प्राइमरी डिपॉजिट बन जाएगी। एंड कीप्स ₹1,600 20% ऑफ 8,000 एज अ कैश रिजर्व एंड ग्रांट द बैलेंस अमाउंट एज अ लोन टू वाई। अब उसने क्या करा, अभी 8,000 वाला एग्जाम्पल चल रहा है आपका, कि उस 8,000 में से पीएनबी क्या करेगा, अपने पास 1,600 रुपए रिजर्व रखेगा जो पीछे कराया था, और बाकी का क्या करेगा बेटा, वो लोन में दे देगा। अब आगे चलो, जैसे ही उसने बेटा 6400 रुपए आगे दिए, तो मिस्टर वाई डिपॉजिट दिस अमाउंट इन द एचडीएफसी। तो वाई का अकाउंट किसमें था, एचडीएफसी में, उसने 6400 रुपए कहां जमा करे, अपने एचडीएफसी में। अब एचडीएफसी क्या करेगा, इन द सेम वे द लोन ऑफ 6400 इज डिपॉजिट इन एचडीएफसी बैंक विच कीप्स ₹1280। 1280 कहां से आया, 6400 का 20%, 6400 का यानी कितना आ गया बच्चे, ये 1280। तो एचडीएफसी इतना अपने पास एलआर रखेगा और 5,120 रुपए का करेगा बेटा, आगे लोन के रूप में दे देगा। तो ये प्रोसेस बेटा क्या होती है आपकी, कंटिन्यू चलती चली जाएगी। देखो पहले 10,000 थे, 2,000 रखा, 8,000 आ गया, 8,000 यहां आ गए, 8,000 में से 1,600 रखे, 6,400 रुपए लोन में चले गए, फिर इस 6,400 में से 1,280 रखे, ये लोन में चले गए। ऐसे इसका 20% अलग करेगा, यहां पे अमाउंट लिख देते हैं, और 80% की क्या कर रहा है बच्चे, वो यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है। यानी जिस बैंक के पास जितना भी इनिशियल डिपॉजिट जाएगा उसमें से वो 20% क्या कर लेगा, अपने अलग कर लेगा, और 80% क्या करेगा, आगे लोन के रूप में दे देगा। नोट, हायर द लीगल रिजर्व रेशियो लोअर विल बी द साइज ऑफ क्रेडिट। यानी जितना आपके पास एलआरआर ज्यादा होगा उतना ही आप क्रेडिट क्या कर पाओगे बेटा, कम दे पाओगे। और वो सिंपल सा लॉजिक है भाई, अगर आपको इस 10,000 में से 20% रखना है तो आप 2,000 रख के लोन कितने का दे पाओगे, 8,000 का। अगर इस 10,000 में से मेरे को 30% रखना पड़ जाए तो 10,000 का 30% हो जाएगा 3,000, तो मैं 3,000 रख के लोन कितने का दे पाऊंगा बेटा, 7,000 का। यानी जितना एलआरआर बढ़ेगा उतना हमारा क्रेडिट क्रिएशन क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है।